सभी विद्यार्थियों का मैं भरत कोराना तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रकीर्णि का पुस्तक में से हाशिए पर कुछ नोट्स, एक विधा है टिप्पणी जिसमें, और ये जो रचना संकलित है वो है एक साहित्यिक की डायरी से, जिसके रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध। माधव कृष्ण भगवान को भी कहते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। एक ऐसे सशक्त हस्ताक्षर हिंदी के जिन्होंने साहित्य को बहुत ऊंचाइयां प्रदान की, और उनकी रचना हाशिए पर कुछ नोट्स, जिसको हम आज पढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत समय तक मैं कलम लिए बैठा रहा। यहाँ पे मैं है जो मुक्तिबोध जी ने खुद के लिए लगाया है, विमूढ़ और खोया खोया सा। विमूढ़ हो जाना, अपने कर्तव्य से मुखर जाना। समझ में नहीं आया कि क्या करूं, क्या लिखूं, और लिखने के पहले क्या सोचूं। देखो, लिखने के लिए विचारों को धार मिलनी बहुत जरूरी है। जब आप बहुत ही उम्दा सोचेंगे तब आपकी लेखनी बहुत उम्दा लिखना शुरू करेगी। आप कुछ सोचेंगे ही नहीं तो आप लिखेंगे कैसे, है ना। और मुंशी प्रेमचंद जी कह के गए हैं कि लिखता वही आदमी है जिसके अंदर कुछ नया जज्बा होता है, कुछ हुनर होता है, कुछ कला होती है। वरना पढ़ना एक अलग चीज़ है, लिखना एक अलग चीज़ है, रटना एक अलग चीज़ है। कई जने होते हैं रटे हुए, नंबर आ गए वगैरह वगैरह, ठीक है, पर उनको अगर बोला जाए कि इसको साहित्य में कुछ विचारों को प्रेजेंट करो तो वो नहीं कर पाते। जरा इस परिस्थिति पर गौर फरमाइए। ये एक अजीब चीज़ है। ऐसे क्या लिखना है ये मालूम है, लेकिन ये कलम से उतरता नहीं। कमरे के दरवाजे से गुजरते हुए व्यक्ति अंदर दिख पड़ते हैं, किंतु भीतर आने का साहस नहीं करते हैं, है ना। कई जने सोचते हैं, बोले एक प्रकार का व्यंग्य कि मतलब सोचते समय मैं भी कुछ करूं, मैं भी लिखूं, मैं भी करूं, है ना। कई जने सोचते मैं गाऊं, पर वो अच्छा नहीं गा पाते। आप यूट्यूब पे सनी हिंदुस्तानी को सुनना, ऐसा लगता है, मैं काफ़ी बार सनी हिंदुस्तानी को सुनता हूँ, ऐसा लगता है कि खुद नुसरत फतेह अली खान साहब खुद आ गए हो। उनकी आवाज़ इतनी मिलती जुलती है सनी हिंदुस्तानी की। 1997 के अंदर नुसरत फतेह अली खान साहब का निधन हो गया, और 98 का उसका बॉर्न है। तो सनी हिंदुस्तानी की आवाज़ को सुनो आप। इसमें जो भाट हैं, वो क्या नाम है उसका, सुनील भाट है क्या, सबाई भाट, उसकी आवाज़ को सुनो, है ना। फैजल की आवाज़ को सुनो। ऐसा लगता है मतलब सब जने नहीं कर पाते, अपन चाह कर भी वैसा नहीं कर पाते। तो ये एक हुनर हुआ करता है। तो किस चाहते सब जने कि हम करें, पर ऐसा हो नहीं पाता। कमरे के दरवाजे से गुजरते हुए व्यक्ति अंदर दिख पड़ते हैं, किंतु भीतर आने का साहस नहीं करते। भीतर वाले उन्हें अंदर बुलाते नहीं, शायद उन्हें कमरे में न आना हो तो। उसी प्रकार विचार कमरे के दरवाजे से झांक जाते हैं, अंदर क्या है ये अंदाज से टटोल जाते हैं, लेकिन भीतर आना या तो पसंद नहीं करते या उन्हें वैसा साहस नहीं होता। अर्थात लिखना हर कोई पसंद करता है, पर वो लिख नहीं पाते। शायद कहेंगे या तो उनके अंदर विचार नहीं है, या फिर विचार हैं तो वो डरते हैं कि कहीं उनके विचार मैच्योर नहीं हुए तो, कहीं वो अच्छा नहीं लिख पाए तो। अब मेरी बात सुनो, किसी ने 1 अरब तक की संख्या लिख दी या फिर 1 करोड़ तक की संख्या लिख दी, है ना, कॉपी में, तो शुरुआत उसने 1 नंबर से की होगी, 1 2 3 4 5 ऐसे की होगी। मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि शुरुआत हमेशा 1 से करनी पड़ती है, 0 से करनी पड़ती है, तब जाके शीर्ष पे पहुंचा जाता है। मैं भी उन अड़ियल विचारों को अंदर आने का विशेष आमंत्रण नहीं देता। मैं कौन है यहाँ पे, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजधन आनंद, गजधन आनंद, गजानन, दशानन, 10 हैं जिसके आनंद, 10 हैं जिसके सिर, वो कौन हो जाएंगे, रावण। और गजानन यानी हाथी के सर जैसा, यानी गणेश, गजानन। और गजानंद अलग होते हैं, हालांकि पर्याय तो वही है, पर वो गजानंद लिखा जाता है, ये गजानन है, गजधन आनंद। किंतु उन विचारों की सूरतें देखकर मुझे एक नए गुजरे जमाने की याद आ गई, जब मैं कॉलेज का एक लड़का था। अपने भूतकाल की बात कर रहे हैं, कौन, मुक्तिबोध साहब। तब एक महान व्यक्ति से मेरा स्नेह हो गया। वह सचमुच का था या झूठ मूठ था
मैं ये नहीं कह सकता। स्नेह होना, एक अटैचमेंट होना, जो हुआ था पता नहीं वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, मुझे नहीं पता। लेकिन ये सही है कि मेरे दिमाग में एक ख्याली नशीली धुंध जमी रहती। ख्याली मतलब ख्यालों में खोए रहना, ऐसी एक धुंध है वो दिमाग में छाई रहती थी। अब होते हुआते एक बात यूँ पैदा हुई कि उसने मुझे काफ़ी जमेले में डाल दिया। वह यह कि उसके व्यक्तित्व की चंद बातें, कुछ ख्यालात, कुछ रवैयात, उनका रवैया, कुछ उनके ख्याल, कुछ तर्जो अंदाज, कुछ तौर तरीके मुझे पसंद नहीं आए। किनके? जिनके अटेंच में ये आए थे। जहाँ एक दूसरे व्यक्तियों का प्रश्न है, मैंने ये कभी नहीं चाहा कि मैं अपनी पसंदगी को एक मानदंड या तुला का उच्च पद प्रदान करूं। मैं नहीं चाहता मेरे विचारों को मैं उच्च की ओर ले जाऊं। पसंदगी को मैं कसौटी नहीं मानता। अपने आप, अपने विचार, अपनी पसंद, उसको कसौटी नहीं मानना चाहिए। नहीं, मैंने जो कह दिया वो फाइनल नहीं, ऐसा कभी नहीं है। उसे कसौटी का रूप देने का मुझे न तब इच्छा थी न अब है ना, कि जो हमने कह दिया वही लक्ष्मण रेखा, ऐसा ये कहते थे कि ऐसा मेरा मानना नहीं था। कौन कह रहे हैं? मुक्तिबोध साहब। दूसरे शब्दों में, क्या मैं अपनी प्रतिक्रियाओं, क्रिया के विपरीत क्रिया, उसको प्रतिक्रिया कहते हैं, प्रतिक्रियाओं के सहीपन पर विश्वास करके उस व्यक्ति की शो जैसी आंखों से देखते हुए व्यक्ति का विश्लेषण करके, उसका निरीक्षण करके, विश्लेषण करना, विश्लेषित अंशों को पुनः एक बार इकट्ठा करके उन्हें विद्रूप के एक नए पैटर्न में, एक नए ढांचे में डाल दूं, या दांते की बातें उस छाया को उद्धारक आत्मा के रूप में बियट्रिस बनाकर जगमगाते हुए आदर्श रूप में उपस्थित करते हुए स्वयं स्वर्ग और नरक की हवा खाता रहूं। मतलब किसी ने नए विचार पेश किए, हम उसको फॉलो करते रहें या फिर हम उसके ऊपर विश्लेषण करें, देखें क्या इसने किया है वो सही है या नहीं, क्या इसमें सुधार की जरूरत है या नहीं, ये चीज़ देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, ऐसा मुक्तिबोध साहब कह रहे हैं। संक्षेप में, मैं आलोचनात्मक भावना को प्रधान मान किसी तटस्थ बौद्धिक टीले पर खड़े होकर दुनिया को देखूं, या स्नेह के भीतर पाए जाने वाले सहज विश्वास को किसी विशाल श्रद्धा का रूप देकर जीवन की उन परम उपलब्धि को प्राप्त करूं। ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो विश्वास पैदा हो रहा है उसके आधार पर मैं किसी को तोलूं, या फिर जो आलोचनात्मक भावना, मतलब सही और गलत को देख करके, है ना, इसके पीछे क्या सही है क्या गलत है, इसमें अच्छाई क्या है बुराई क्या है, उसको देख करके बौद्धिक रूप से मैं उसको देखूं, या फिर मेरे अंदर जो एक श्रद्धा पैदा हुई है उसके आधार पर मैं उसको विश्लेषण करूं। ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज से कई साल पहले मेरे एक मित्र ने यह प्रश्न उठाया था। भावना में नीचे एक सूक्ष्म दृष्टि होती है, एक भावना में एक बहुत बारीकी, एक नज़र हुआ करती है, और मैं समझता हूँ वह दृष्टि उस मित्र में थी। बुझे हुए ज्वालामुखियों वाले व्यक्तित्व कृति की पेंशन लेते हुए भले ही अपने को धन्य मानते रहे। छोटी सी एक जगह श्रृंगारी उस बुझे ज्वालामुखी से निसंदेह बड़ी तो है ही है, वह उसे चुनौती भी देती है। चिंगारी ज्वालामुखी में भी आग है, पर बुझा हुआ ज्वालामुखी से बेहतर है एक चिंगारी, है ना, क्योंकि वो अभी भी उसके अंदर गर्मी है, एक उसके अंदर अभी भी ज्वाला है। मैंने उससे कहा, तुम्हारे आवेग से लगता है तुम उन्हें बहुत चाहते हो, तुम्हारे अंदर से फीलिंग से, तुम्हारे रवैये से ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम बहुत चाहते हो। उसने कहा, बिल्कुल यही मेरा मुश्किल है, चूंकि मेरा ख्याल है कि मैं उनके व्यक्तित्व के हर पहलू को सहज भाव से पहचान जाता हूँ, इसलिए उन पर मुझे अधिकार जताने की भावना होती है। और देखो, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ कभी अधिकार नहीं जताया जाता, पर जहाँ प्रेम होता है वहाँ अधिकार जताया जाता है। व्यक्ति जिससे प्रेम करता है वो चाहता है कि ये मेरा ही बन के रहे। और हाशिए का मतलब होता है एक और, जैसे कि आपकी कॉपी का पेज है, इसमें देखो ये वाला इंडेक्स बना हुआ, तो इस पार्ट को हाशिया बोला जाता है। और इसी हाशिए का मतलब होता है किनारे के ऊपर, जिसको एक और कर दिया गया हो, है ना, जिसको पुश कर दिया गया आगे की ओर। लेकिन उस भावना के बावजूद मन उसका होकर नहीं रह सकता है, इसलिए कि आकर्षण की किरण चतुर्दिक, चारों दिशाओं वाली प्रसारित होते हुए भी उस व्यक्ति के भीतर ऐसा कुछ है जिसे आप खोट कह सकते हैं। चतुर्दिक का मतलब होता है चारों दिशाओं वाली। वह सारल्य और भोलापन तो उनमें है। सारल्य यानी सरलता, भोलापन यानी जो व्यक्ति के अंदर भोलापन है
तो उनमें है ही नहीं। इसके विपरीत हर इच्छित कार्य या चाल को न्यायोचित, न्याय धन उचित, न्यायोचित। तो इसमें दोस्तों देखें तो यहां पे तो यण संधि हो जाएगी, नी धन आय, धन उचित, न्यायोचित, यण संधि, यण स्वर संधि, यहां पे गुण संधि। हाँ, इच्छित कार्य या चाल को न्यायोचित ठहराने के लिए भाव विचारों या का मायावी इंद्रजाल तानने का उसका कुछ इतना बड़ा मादा है, मादा यानी जिगरा है, कि लगता है कि उसके आसपास जो तमाम मित्र मंडली जमा रहती हैं वह उसकी सक्रिय दलाली के सिवा कुछ नहीं करते। और दलाली काहे की, मतलब कई बार होता है ना, किसी एक जने ने कहा नहीं नहीं ऐसा ऐसा, तो उसके जो आसपास में रहने वाला जो मंडल होता है वो भी उस बात के अंदर शरीक हो जाता है, नहीं नहीं सही है सही है, नहीं नहीं सही है सही है, मतलब उसके झूठ को भी लोग सच बनाने के लिए जुड़े रहते हैं, नहीं यही सही है यही सही है, जबकि ऐसा नहीं है। एक नितांत प्रतिक्रियावादी राजनीति की एक अत्यंत अतिधन अंत यण संधि कठोर स्वार्थ की एक शिलावत भाव की, जिसका संबंध सिर्फ मैं से है। शिलावत कहने पत्थर की बाती, कई बार होता है ना कि आखिर में अपनी ही बात को ऊपर रखी जाती है, बस उसने किया तो भी सही किया तो भी गलत है ना। मैं जब आदमी में आ जाता है ना, और मैं इतनी भयंकर बीमारी है साहब कि वो आदमी को ऊंचा नहीं उठने देता मैं, और खुद के मैं को मारना बहुत 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 ही कठिन काम है ना। अपने अज्ञान का ज्ञान करना बहुत मुश्किल चीज़ है। मेरे मित्र के चेहरे से पता चलता था कि वह उस व्यक्ति की बहुत सी अंदरूनी बातें जानता है, अंदर की बातें, गोपनीय बातें। बहुत से ऐसे विचित्र तथ्य उसके पास हैं जिन्हें वह कभी जुबान पर नहीं ला सकता, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को इतना चाहता है कि अगर वह उसकी तारीफ करने पर उतर आए तो एक मर्मी यानी मार्मिक, दिल को छूने वाला एक मर्मी कवि की भांति वह पूरा व्यक्तित्व चित्र प्रस्तुत कर देगा। वह अपने मित्र का पूरा एक खाका बना के पेश कर देगा कि ये ऐसा वैसा वैसा वैसा, इतना अच्छा वगैरह, इतनी उसके पास में विशेषता तैयार है। स्पष्ट है कि सामने बैठे हुए मेरे मित्र में वह एम्बिवेलेंस, एक दुमुहापन है ना। दुमुहापन का मतलब यहां बात अलग करना, पीछे बात अलग करना, यहां कुछ और कहना, पीछे कुछ और कहना, है ना। दोगला, दोगला का मतलब ये थोड़ी एक यहां गला और एक यहां गला, नहीं। दोगला का मतलब होता है कुछ और कहने वाला। उनसे जिसको अत्यंत हार्दिक रूप से चाहा है उसी का परित्याग करने पर वो मजबूर हुआ है, परित्याग यानी छोड़ने पर। वे एक ही व्यक्ति से तीव्र घृणा स्नेह एक साथ करते हैं, किसी से बोलो वो जो व्यक्ति है वो एक से ज्यादा घृणा भी उसी से करता है और ज्यादा स्नेह भी उसी से करता है। उनकी घृणा और स्नेह दोनों में एक घनिष्ठता है, घनिष्ठता यानी बहुत ही गहरा संबंध है, किंतु ये घनिष्ठता भी इतनी तीव्र होती है कि व्यक्ति एक दूसरे के प्रति विराग का चरम भाव ओढ़ने के लिए मजबूर रहता है। विराग, राग का मतलब होता है अंदर उसके टच में रहना, विराग का मतलब होता है अटैचमेंट में नहीं रहना। तो कि यार ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो उससे प्यार भी करता है, नफरत भी करता है, ऐसी कैसी चीज़ें हैं, ये मुक्तिबोध साहब लिख रहे हैं। इस समय मेरे मित्र का चेहरा कटु और कठोर हो रहा था। मुझे ये साहस ही नहीं हुआ कि मैं उसके मित्र का नाम धाम पूछूं। वे उसके परम श्रद्धेय है, श्रद्धेय का मतलब उसके प्रति गहरी आस्था रखने वाले, वह उन्हें लात मार सकता है, मैं नहीं। किंतु इतना सही है कि श्रद्धेय की आलोचना करना भारतीय संस्कार के इतने विपरीत है कि कुछ मत पूछिए। हम अपने मन की सज्जनता को भीतर के आलोचक से अधिक प्रतिष्ठित बनाए रखते हैं। ये कितनी बड़ी आत्मवंचना है, इस आत्मवंचना का कोई पार नहीं। मतलब जिसको मान लिया सो मान लिया और फिर फाइनल है ना। ये मतलब कैसा एक विडंबना टाइप है कि हमने जो कह दिया वो कह दिया और फिर उसके प्रति उसके दोष क्या है वो हम देखा भी नहीं करते, है ना। और भारतीय संस्कृति का एक है, यानी जैसे किसी को भी मान लो, जैसे XYZ किसी बाबा जी को मान लिया है, किसी को मान लिया, फिर हम उसके दुर्गुण नहीं देखते, केवल गुण ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाई यही है, हमारे कल्चर में यही, जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए, ज्ञान मोल करो तलवार को और पड़ी रहने दो म्यान। यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि आलोचना का संबंध बुद्धि से और श्रद्धा का हृदय से होता है।
मार्क्सवाद पर लोगों की श्रद्धा हृदय से नहीं बुद्धि से उत्पन्न हुई और उसी मार्क्सवाद की बहुतेरी आलोचना अंधी भावना से प्रेरित हुई है। मार्क्सवाद एक वाद चला, एक टाइम पीरियड आया था, उसका नाम दिया गया मार्क्सवाद, है ना, जो पूंजीपतियों के खिलाफ जा रहा था। एक ऐसा समय जो पूंजीपतियों के खिलाफ जा रहा था और जो गरीबों का हितैषी था। किंतु इस सिलसिले में मैं ये भी कह दूं कि किसी भी व्यक्ति का एकात्म श्रद्धा गलत है, चाहे वे अपनी माता हो या पिता। पहले वे मनुष्य हैं, उनका अपना चरित्र है। इस चरित्र को देखने के लिए आवश्यक निर्मल तटस्थ भाव हम में चाहिए। निर्मल यानी बिना मैल के, बिना मल के, है ना। यानी किसी को आप सब नज़र से देखने के बाद में आप तय कीजिए क्या, कैसे, क्यों। मैंने उसके सामने से ये बातें रखी तो उसने दुखी होकर मेरी तरफ देखा। उसने बताया कि हृदय का व्यापार सभी जगह है। युद्ध, ऑपरेशन थिएटर और प्रेम प्रसंग, इन सभी जगह उसके संबंध है। इस समस्या को जरा आप भी समझिए। इस पूरे प्रश्न के पीछे एक विशेष प्रकार की भावुकता है। भावुक से ताप प्रत्यय इसमें जुड़ करके भावुकता बना। इससे आप दार्शनिक भावुकता कह सकते हैं। अपने दर्शनों के दर्शन, अपने फिलोसॉफी के आधार पर मैं उस व्यक्ति में व्यक्ति नहीं, किसी गुण, शक्ति या सत्ता का दर्शन कर रहा हूं। इसी से वह व्यक्ति मुझे प्रिय है। किंतु जहां ही उस गुण शक्ति को मैं खंडित होते देखूंगा, मैं उस व्यक्ति को छोड़ दूंगा। उस व्यक्ति को यह समझ में नहीं आएगा कि फला ने जो अब तक मेरा भक्त था, मेरे यहाँ आना क्यों छोड़ दिया, है ना। और जब आप गुण और दोष देखना दोनों शुरू कर दोगे और किसी व्यक्ति के जब गुण का पलड़ा नीचे की ओर आ रहा है और दोष का ऊपर की ओर जा रहा है, तो व्यक्ति इसको जो फॉलो कर रहा है, इसको वो फॉलो करने वाला आदमी इसको ब्लॉक कर देगा, इसको छोड़ देगा। और इसको पता भी नहीं लगेगा क्यों छोड़ा, क्योंकि इसका गुण का जो पलड़ा है, जो पार्ट है, वो नीचे की ओर आ रहा है। इसका ये जो तराजू है वो ऊपर की ओर जा रहा है। उसने कहा, मैं मानता हूं कि सब्जेक्टिव आत्मग्रस्त रवैया है। आत्मग्रस्त, आत्मा से ग्रस्त हो जाना। रवैया यानी ऐसा ही मिजाज कह सकते हैं। किंतु वो कितना खूबसूरत है। मित्र के व्यक्तित्व में गुणों की अपेक्षा किए बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। उसमें उन गुणों का जो पूरा मनोहर समुदाय है, वह यदि न हो तो बताइए मित्रता मोहित कैसे हो, उसमें वह ललक कैसे पैदा हो। यदि एक दूसरे में गुणों की अपेक्षा न रहे, अपेक्षा का मतलब होता है मैं आपसे एक अपेक्षा रखता हूं कि आपके नंबर है वो बहुत अच्छा है, और एक होता है उपेक्षा, इग्नोर कर देना। अपेक्षा का विलोम हो जाएगा उपेक्षा। एक विशेष प्रकार के स्नेह का नाम मित्रता है। बिल्कुल, मित्रता वही है जहां पे एक विशेष स्पेशली एक स्नेह है ना। आपके दुख से मुझे दुख हो रहा है, मेरे दुख से आपको दुख हो रहा है, वो आप पे एक मित्रता है। बिल्कुल है। वो अपने प्रिय के पूरे व्यक्तित्व के आकलन ग्रहण पर टिकी हुई है। मैं उस दोस्ती की बात नहीं कर रहा हूं जिसे आप सिर्फ सामाजिक अर्थ में लेते हैं, है ना। सामाजिक नहीं, मानसिक रूप से भी आप किसी के पक्ष में हैं। आप मानसिक, व्यावहारिक, सामाजिक, आर्थिक सभी पक्षों से आप किसी के समर्थन में हैं, तो बिल्कुल वो आपकी मित्रता है। मैंने कहा जब ये सब सही है, लेकिन वह तो यह है कि कहीं उसके गुणों के आकलन की आड़ में अपनी पसंदगी तो उस पर यथार्थ नहीं थोप रहे हैं। मानव यथार्थ का ताना बाना बहुत गहरा और सूक्ष्म होता है ना। यथार्थ और एक होता है आदर्श। यथार्थ और आदर्श दो पहलू है। तो उसका ताना बाना बहुत ही छोटा होता है, बहुत एक गहन नजरिए से देखता है वो। यदि वो विश्लेषण हमारे अनुकूल ना हो, अनुकूल यानी अपने अनुसार, और अनुकूल का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिकूल। यदि वह विश्लेषण हमारे अनुकूल न निकले तो दुखी होने की जरूरत नहीं, और सचमुच अनुकूल निकले तो बात ही क्या है, वाह वाह, फिर तो बात ही क्या है, कहना ही क्या है। मित्र ने कहा, हम बात नहीं मानते। यदि हमारे हृदय के संबंध हैं तो हम उनके आधार पर इतना तो कहेंगे ही कि तुम्हारी फला बात पसंद नहीं और फला बात पसंद है, और हम चाहते हैं जो हमारे नापसंद हैं तुम में वह हो ही नहीं ना। यानी जो अगर कोई ज़्यादा ही अटैचमेंट है, किसी के प्रति अपन ज़्यादा ही क्लोज है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, ये आपके अंदर अच्छाई है और ये बुराई है, ये बुराई है और ये अच्छाई है। अपन उसको सिलेक्ट करके कह सकते हैं। पर जब आपके ज़्यादा गहराई आपकी उसके प्रति नहीं है, अगर ज़्यादा गहराई, तो आप अच्छाइयाँ तो उसको बता सकते हैं, पर बुराइयाँ उसको नहीं बता सकते हैं।
अगर किसी पराये आदमी के संबंध में ये बात होती तो बात अलग थी। हाँ, कोई दूसरा है तो उसको अपन कह सकते हैं, है ना, और वो भी उसके मुंह पे नहीं, उसके पीछे, है ना, कि उसके अंदर तो ये तो अच्छाई है और ये बुराई है। मैंने कहा ये तो ठीक है, किंतु जो मित्र आपके श्रद्धेय हैं उनसे दूरी तो आप बनाए रखते ही हैं। एक और स्नेह और दूसरी और दूरी भी, इस झंझट में सब गड़बड़ जाला हो जाता है। मतलब आप एक और स्नेह रख रहे हैं, दूसरी ओर आप स्नेह नहीं रख रहे हैं, मतलब दूरी रख रहे हैं। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप स्नेह भी रख रहे हैं और दूरी भी रख रहे हैं? स्नेह भी रख रहे हैं और दूरी भी रख रहे हैं। मैंने कहा ये तो ठीक है, किंतु ऐसा कैसे संभव है? उसने खुश होकर कहा, अब तुम्हें एक बात बताऊं कि तुमने नब्ज पर हाथ रख दिया। नब्ज का मतलब होता है, उर्दू का शब्द नब्ज का मतलब होता है नसें। आपने नब्ज पर हाथ रख दिया है। मित्र के घनिष्ठ संपर्क के अलावा उससे जो हमने दूरी कायम करके रखी है, उसी दूरी के थोर जंगल में सब पाप छाया इकट्ठे हो जाती है। ठीक है ना ये? ठीक है ना ये? मतलब जो दूरी रखी है, उस दूरी के कारण ही ऐसा मुमकिन हो रहा है ना। थुअर जंगल में पाप छाया इकट्ठा हो जाती है। कई बार होता है कि कोई व्यक्ति को हम चाह कर भी कुछ नहीं कह सकते, चाह कर भी हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हम कहीं न कहीं उससे कहीं न कहीं थोड़ा सा कम आकलन करते हैं खुद का, इसलिए हम चाहकर भी उसके मुंह पर उसकी गलतियों को नहीं बता सकते। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अगर ऐसे व्यक्ति की हमें आलोचना करनी है तो पहले उससे घनिष्ठ विश्वास में लेकर फिर धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ ले जाना चाहिए जहां हमें विश्वास की बात करनी है। किसी को सच्चाई बतानी है तो उसको विश्वास में लीजिए, और वो चाहता है उसी मोड़ की ओर चलिए, पर उसी मोड़ पे ठहरा के फिर उसको बताइए कि नहीं देखो है वागा भैया, आग गड़बड़े था रहे ना, उसको क्लियर मुंह पे बोलिए। मैंने कहा मर्मी आलोचना का मतलब था मार्मिक, मर्म को छूने वाली, मर्म से मर्मी बना। मर्मी आलोचना चाहे जितनी निष्पक्ष और बेलाग दिखाई दे, बे इसमें उर्दू का उपसर्ग है, लाग का मतलब था लगाव, बेलाग बिना लगाव वाला, बेलाग दिखाई दे, ऊपर से चाहे जितनी कठोर और खुरदरी हो। खुरदरी का मतलब होता है जैसे होता है ना एक पत्थर बिना घिसा हुआ, उसको यूं टच करना तो यूं अलग ही फील होगा आपके हाथ को, उसको बोलते हैं खुरदरा, है ना। रुक जाओ। अंततः उसमें एक बड़ी भारी श्रद्धा होती है, और वह यह कि मनुष्य में सुधार किया जा सकता है, यह कि मनुष्य अपनी सीमा और कमजोरियों के ऊपर उठ सकता है। वह ऊपर उठकर उस विशाल उच्चतर, है ना, यहां पे जो विशेषण है उसकी अवस्था को बताया है, उच्चतर उच्चतम, है ना। तो ये विशाल उच्चतर क्षेत्र का भागी हो सकता है, जिससे हम संस्कृति, विज्ञान, साहित्य या दर्शन अथवा अध्यात्म का क्षेत्र कहते हैं। हम उसकी सीमा और कमजोरी का ज्ञान करवा लो किसी को, वो बता सकते, वो हम उसको कह सकते हैं, है ना, भैया अटे पौनी भैपौनी में था रहे, उसको सभी क्षेत्रों का आकलन करवा सकते हैं अगर हम उसकी सीमाओं और कमजोरियों का उसको बताया करें, और वो भी सकारात्मक रूप से। यूं नहीं कि आपकी शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए किसी को नीचा दिखाए, है ना, देख मेरे तो 142 नंबर आए, तेरे कितना है, 93 नंबर है। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि देखो भाई यहां तुम्हारा कमजोर पार्ट है और ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो उसमें सुधार मुमकिन है। मेरे मित्र ने विश्वास और संशय का मतलब होता है हल्का सा डाउट, संशय दोनों के समन्वित बराबर भाव से मेरी तरफ देखा और कहा ये सब थ्योरी की बातें हैं, थ्योरी की बातें हैं, केवल थ्योरी, जिसको प्रैक्टिकल नहीं कह सकते। प्रैक्टिकल अलग होता है, जिसको हम देखते हैं, प्रयोग में ला करके देखते हैं, वो प्रैक्टिकल बात है। एक होता है थ्योरी, नहीं ऐसा होता है। अपनी जगह सही है, किंतु उनका महत्व तो अमल में लाने में ही है, और अमल में लाए जाने की प्रक्रिया में, अमल में लाने वाले में सारी बुराइयां, सीमाएं और कमजोरियां इतनी अधिक प्रकट होती हैं कि कार्य में कर्ता की दागदार चाप से जिसके प्रति कार्य किया गया है वह व्यक्ति बौखला उठता है ना। थ्योरी अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल अलग चीज़ है ना, अमल में लाना अलग चीज़ है। अमल का मतलब व्यवहार में,
और व्यवहार में लाएंगे तो उसको बताएंगे तो व्यक्ति कई कई बार बौखला उठता है। बौखला का मतलब जाहिर सा कर देना। वो व्यक्ति उच्च आलोचना पर फिर विश्वास नहीं कर पाता। इस बात को सुनकर हम दोनों को हंसी आ गई। बात बिल्कुल माकूल है, सही है। आलोचना का कार्य वस्तु सिद्धांतों के प्रकाश के अलावा एक सूक्ष्म कौशल भी है। बिल्कुल एक स्किल है, सूक्ष्म कौशल है। पर यूं जब आप बार बार आलोचना करते हैं तो फिर आप छिंद्रान्वेषी बन जाएंगे, है ना। छिंद्रान्वेषी का मतलब होता है किसी हर व्यक्ति के अंदर केवल और केवल बुराई ढूंढना। मैंने उससे कहा, इसलिए कहता हूं कि हम आलोचना करते वक्त गलतियों के लिए कम से कम 25-30% हाशिया छोड़ दें। हाशिया का मतलब होता है एक ऊपर वाला भाग। अगर हम हैं के बदले हो सकता है, संभव है, कदाचित ये भी हो, इस तौर से बात करें और मानव ज्ञान और अपने स्वयं ज्ञान की साक्षात सीमाएं प्रत्यक्ष ध्यान से प्रतिधन अक्ष आंखों के सामने ध्यान में रख उतना मार्जिन अपने को और दूसरों को प्रदान करे तो बहुत तेरे हृदय दाह समाप्त हो जाए और हार्दिक तथा वैचारिक विचारधन एक वैचारिक आदान प्रदान अधिक सुगम या सरल हो, है ना। तुम्हें यही करना था और तुम ऐसा भी कर सकते। अगर ऐसा सजेशन किसी को कर रहा हो तो हो सकता है उसका हृदय है थोड़ा सा अच्छा, उसको अच्छा महसूस हो कि नहीं ये मेरे पक्ष में है। और एक ऐसा ही करना था तो वहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको लगता है कि यार देखो पता नहीं इसके मन में क्या है मेरे प्रति, तो शायद वहाँ पे सुगम हो सकता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? कौन कह रहे हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध, हिंदी का एक ऐसा नाम जिनकी किताबों को हाथ धोकर के हाथ लगाया जाता है। वो उनका जो मत है वो हाशिए पर कुछ नोट एक साहित्य की यात्रा में वहाँ से लिया गया है। मैंने अपने मित्र की आंखों की तरफ देखा, मुझे लगा कि वह मुझसे सहमत है। जब उन्होंने उनको बारीकी से समझाया तो मेरे मित्र को भी लग गया कि नहीं वे भी मेरे से सहमत हैं। इस पाठ को हमने विधिवत रूप से पूरा कर दिया है। कैसा लगा, किस प्रकार से रहा, जरूर अपने कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। और मैं भरत कोराना बहुत ज़्यादा आपको कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को देखते चलिए और कंटिन्यूटी रूटीन में देखते चलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूँ आपसे विदा। शुक्रिया, शुभ खैर।